पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द एनवायरनमेंट फ्रांसीसी भाषा के एनवायरन से लिया गया है, जिसका अर्थ चारों ओर से घिरना है। मेंट का अर्थ क्रिया है, अतः पर्यावरण से हमारा तात्पर्य मानव एवं प्रकृति के बीच अंतर संबंधों से है। इस प्रकार पर्यावरण वह है जिसने हमें चारों ओर से घिरा हुआ है और इसका संबंध मानवीय क्रियाओं एवं प्रकृति पर उनके प्रभाव से है। पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह परिवेश है जिसमें जीव एवं निर्जीव निवास करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, बड़े होते हैं और उनका विनाश भी होता है। पर्यावरण की परिस्थितियां इसमें निवास करने वाले जीवों के जीवन को नियंत्रित करती हैं। परिभाषाएं: पर्यावरण वायु, जल तथा भूमि में से सभी या किसी एक तत्व से गठित है। वायु वह माध्यम है जो भवनों में तथा अन्य प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित संरचनाओं में भूतल से ऊपर अथवा नीचे विद्यमान है। पर्यावरण वे परिस्थितियां हैं जो किसी मनुष्य अथवा वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है और उनकी वृद्धि, स्वास्थ्य एवं प्रकृति को प्रभावित करती है। मैरियम वेबस्टर। अथवा पर्यावरण को उस प्राकृतिक परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें लोग, पशु तथा पौधे रहते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। पर्यावरण को उन परिस्थितियों, अभिकरणों, एजेंसियों एवं प्रभावों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी जीव, प्रजाति अथवा जाति के विकास, वृद्धि, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया रिटन। पर्यावरण वायु, भूमि एवं जल का मिश्रण है जो विशेष रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। डिक्लेरेशन ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। पर्यावरण को उन सभी बाह्य प्रभावों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी जीव पर क्रिया करते हैं। ये किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरने वाली भौतिक तथा जैविक अन्य जीवों में प्राकृतिक शक्तियां हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का पोषण करने के लिए सभी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। इसके कई प्रकार के घटक हैं जिनमें वायु, जल, भूमि, भोजन, आश्रय आदि सम्मिलित हैं। अतः पर्यावरण के 4 घटक हैं जिन्हें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जीव मंडल कहते हैं। ये चट्टानें जल, वायु तथा जीवन से संबंधित हैं। स्थल मंडल लिथोस्फीयर। लिथोस ग्रीक भाषा का शब्द है जो चट्टानों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फीयर का अर्थ कोई प्रदेश या क्षेत्र है जहाँ चट्टानें अथवा चट्टानों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसे भूप्रपट्टी अथवा भूपृष्ठ कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल है जो पृथ्वी के क्रोड तक फैला हुआ है। भूप्रपट्टी विभिन्न प्रकार के खनिजों और रासायनिक यौगिकों से निर्मित है। भूप्रपट्टी की गहराइयाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 किलोमीटर तक है। भूप्रपट्टी महासागरों में भी पाई जाती है। यह महासागरीय नितल के नीचे होती है और महासागरीय भूप्रपट्टी कहलाती है। स्थलीय भाग पर पाई जाने वाली भूप्रपट्टी को महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कहते हैं। भूप्रपट्टी में विवर्तनीय प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी के महाद्वीपों को सामान्यतः 10 मुख्य प्लेटों में बांटा गया है। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो ग्रीक भाषा का शब्द है जो जल से संबंधित है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले इस जलीय भाग का प्रतीक है। इसमें महासागर, सागर, झीलें, तालाब, नदियाँ, सरिताएं आदि सम्मिलित हैं। जलमंडल भूतल के 71% भाग पर फैला हुआ है और अनेक पौधों एवं जीवों का आश्रय स्थल है। पृथ्वी का 97.5% जल लवणीय है और महासागरों में मिलता है। ताज़ा जल केवल 2.5% है और इसका 30.8% भौम जल के रूप में है तथा 68.9% हिमनदों के रूप में है मिलता है। केवल 6.3% नदियों, जलाशयों तथा झीलों में पाया जाता है। यह जल मानव द्वारा आसानी से प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल ग्रीक भाषा का एटमॉस शब्द वाष्प एवं गैसों का स्रोत है, अतः वायुमंडल गैसों का वह आवरण है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घिरा हुआ है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का वायुमंडल अद्वितीय है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन को पोषण प्रदान करता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का अभिन्न अंग बन गया है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों के नीले भाग को अन्य भागों की अपेक्षा अधिक परावर्तित करता है जिससे पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% तथा अति अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन आदि हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परिवर्तनशील है। वायुमंडल के निचले भाग के धूल कण होते हैं जिनकी मात्रा समय एवं स्थान के अनुसार बदलती रहती है।
वायुमंडल का स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल स्तरों के रूप में पाया जाता है। भूतल में निकट वायुमंडल के सबसे निचली परत को शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यह भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसके ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसमें ओजोन परत भी है। इसके ऊपर मध्यमंडल मेसोस्फेयर है जो 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। जब उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इस परत में जल जाती हैं। मध्यमंडल के ऊपर तापमंडल है जो 690 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसमें विद्युत आवेशयुक्त कण होते हैं जिन्हें आयत आयंस कहते हैं। अतः इस परत को आयन मंडल भी कहा जाता है। अनिकृत धूल कण अंतर्विराम पर चादर के समान प्रकाश फैलाते हैं जिसे उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरेलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करमन नाम की काल्पनिक रेखा खींची गई है जो बाह्य अंतरिक्ष को अलग करती है। 690 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर है। इसके ऊपर पृथ्वी का चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर है। जीव मंडल या जैव मंडल बायोस्फीयर। बायो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जीवन है। अतः जीव मंडल में पृथ्वी के वे समस्त प्रदेश सम्मिलित हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है। जीवन को आश्रय देने वाले पारिस्थितिक तंत्र मृदा, वायु, जल अथवा भूमि में हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वैस ने इस शब्दावली को गढ़ा और इसे पृथ्वी पर जीवन को पोषित करने वाले प्रदेशों के रूप में परिभाषित किया है। जीवमंडल का अर्थ समस्त जीवन से है जिसमें जैवपिंड बायोमास भी सम्मिलित है। यह ध्रुवीय हिमाच्छादित प्रदेश से भूमध्य रेखा तक विस्तृत है। प्रत्येक प्रदेश में वहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप जीव रहते हैं। पृथ्वी के सभी जैव तत्व जीवित या मृतक जीवमंडल के अंग हैं। पृथ्वी के जीव सौर ऊर्जा तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण विज्ञान का कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तृत है और यह कई अन्य विषयों से संबंधित है। यह अपनी पाठ्य सामग्री अनेक विषयों से प्राप्त करता है जिसमें भूगोल, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पशु विज्ञान, जनन विज्ञान, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, नगरीय परियोजना, नीति विकास, राजनीति, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा दर्शन शास्त्र प्रमुख हैं। यह वह विज्ञान है जो वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या से संबंधित है। पर्यावरणीय मुद्दे। मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित हैं। जनसंख्या विस्फोट। सन 1750 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 79.1 करोड़ थी। यह औद्योगिकरण औद्योगिक क्रांति से पहले का समय था और 1760 में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति में भाप के इंजन, पावर लूम तथा विभिन्न प्रकार के अन्य मशीनों के आविष्कार से मूलभूत परिवर्तन हुए। इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 7.6 अरब है। अनुमान है कि वर्ष 2050 में विश्व की जनसंख्या 11 अरब हो जाएगी। इतनी अधिक जनसंख्या से हमारे पर्यावरण पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है और लोगों को भोजन, वस्त्र एवं आश्रय प्रदान करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बड़ी तेजी से ह्रास हो रहा है। अतः यदि हम कहें कि निकट भविष्य में हमें जीवन पद्धति में भारी परिवर्तन करने पड़ेंगे तो यह न्यूनोचित है। वर्तमान जीवन पद्धति बहुत ही अपोषणीय, अनसस्टेनेबल है और भविष्य में शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भूमि के लिए विभिन्न देशों के बीच तनाव एवं संघर्ष का कारण बनेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से मृत्यु दर कम हुई है और जीवन अवधि में वृद्धि हुई है। उच्च प्रजनन दर, परिवार नियोजन की कमी तथा निम्न शिक्षा स्तर के कारण गरीब एवं पिछड़े देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करना लगभग असंभव है। अधिक जनसंख्या से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जैसे कि निवास का विनाश, भूमि का न्यूनीकरण, संसाधनों का ह्रास, ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए जैव ईंधनों का अधिकाधिक प्रयोग, तीव्र नगरीकरण। अधिक जनसंख्या से भूमि की मांग बढ़ी है और मनुष्य वन क्षेत्रों का विनाश करने के लिए विवश है। वनों को साफ करके कृषि भूमि प्राप्त की जाती है और कुछ वन क्षेत्रों में खनन का कार्य शुरू किया गया है। इससे जीवों के निवास का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की दृष्टि से भारत का प्रयास संतोषजनक नहीं है। भारत में अधिक जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और भारत अपने नागरिकों को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाने में काफ़ी हद तक असफल रहा है। प्रदूषण में वृद्धि। प्रदूषण की समस्या की जड़ें जनसंख्या की समस्या में समाविष्ट हैं। मनुष्य जाति बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करती हैं और इसके निपटान के लिए बहुत कम स्थान बचा है। भराव जमीन, लैंडफिल्स पहले ही अपेक्षा अधिक तेजी से भरे जा रहे हैं। कचरे को जलाने से प्रदूषण और भी अधिक हो जाता है। जनसंख्या और प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे मृत्यु दर बढ़ेगी और संभवतः पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। समाज को प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।
यह विचारधारा यह है कि कचरे को अंतरिक्ष में फेंका जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे महंगी प्रक्रिया बताते हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिक इसे तर्कसंगत मानते हैं। उनका विचार है कि अंतरिक्ष अनंत है जबकि पृथ्वी सीमित है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा इस कचरे को जला देगी और पृथ्वी साफ हो जाएगी। अंतरिक्ष में काफ़ी मात्रा में प्रौद्योगिकी कचरा पहले से ही भरा पड़ा है। इसमें पुराने उपग्रह, वायुयान एवं निष्क्रिय रॉकेट सम्मिलित हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। चीन के बाद वायु चीन के बाद भारत वायु में सबसे अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व के 15 से 14 अति प्रदूषित नगर भारत में हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव वृद्धों, शिशुओं, बेघरों और समाज के गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ता है। घरों में लकड़ी और कोयला जलाने से हाइड्रोकार्बन के साथ साथ CO2 तथा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होते हैं। वायु प्रदूषण से फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, अजन्मे शिशुओं की प्रसवपूर्ण मृत्यु, जन्म के समय शिशुओं का कम भार आदि वायु प्रदूषण से पैदा होने वाली आम समस्या हैं। तेल परिष्करण शालाओं, रासायनिक उद्योगों, कागज एवं रंग रोगन उद्योगों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण से पारिस्थितिकी एवं मानव रचित संरचनाओं की काफ़ी क्षति होती है। औद्योगिक प्रदूषण से मृत्यु दर एवं प्रवणता में वृद्धि होने से करोड़ों की हानि होती है। सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ने से वाहनों द्वारा प्रदूषण बढ़ता है, जिससे सांस से संबंधित कई रोग पैदा हो जाते हैं। अधिकांश नगरों में वाहन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, जिससे वायु का प्रदूषण बढ़ता है। भारत के कुछ ही नगरों में कम सल्फर वाला डीजल उपलब्ध कराया जाता है। देश के अधिकांश भागों में अधिक सल्फर वाला डीजल प्रयोग होता है, जिससे बसें व ट्रक सल्फर तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे प्रदूषणकारी तत्व वायु में छोड़ते हैं। भारतीय डीजल में भार के अनुसार 0.5% सल्फर होता है और जो यूरोपीय डीजल की 0.001% की तुलना में बहुत अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में पार्टिकुलेट मैटर PM काफ़ी उच्च स्तर पर है। अम्ल वर्षा एसिड रेन ने 1950 तथा 1960 के दशकों में आज के विकसित देशों को प्रभावित किया था। चिंता का विषय यह है कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। अम्ल वर्षा से जैव विविधता को अपूर्णीय क्षति पहुंचती है और मृदा की उर्वरक शक्ति कम होती है। प्राकृतिक रूप से धूल के कण क्षारकीय होते हैं, अल्कलाइन होते हैं और सल्फर के प्रभाव को कम कर देते हैं। इससे अम्ल वर्षा नहीं होती। भूमि भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जहां पर विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। व्यापक रूप से फैली गरीबी तथा मानव बस्तियों में भारी भीड़ भाड़ से प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और भूमि का निम्नीकरण होता है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का है: ताजी जल का प्रदूषण, समुद्री जल का प्रदूषण, भौम जल का प्रदूषण। अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित है। नदियों के जल में नगरों का मल जल तथा उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ प्रवेश करते हैं और जल का प्रदूषण करते हैं। नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत दूषित जल को साफ करने वाले संयंत्रों की क्षमता बहुत कम है और बहुत सा दूषित जल नदियों में बहा दिया जाता है। महासागरों में सागरों में भी बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाने वाले तत्व पाए जाते हैं। तटीय भागों में मानवीय बस्तियां प्रदूषणकारी तत्वों को समुद्र में फेंक देती हैं। तेल वाहक जहाज़ों तथा समुद्र तल के नीचे तेल के कूपों से भारी मात्रा में तेल समुद्री जल में मिलकर इसका प्रदूषण करता है। समुद्री जल के प्रदूषण से सागरों एवं महासागरों का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है, जिससे जलीय जैव विविधता तथा जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भौम जल का प्रदूषण मुख्यतः कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से होता है। जब इन रसायनों का प्रयोग खेतों में किया जाता है तो कुछ हवा में उड़ जाता है, कुछ मिट्टी में मिल जाता है और कुछ सिंचाई के जल के साथ भूमि में प्रवेश करके भौम जल का प्रदूषण करता है। उपरोक्त प्रदूषकों के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के विकास, जीवन शैली में परिवर्तन, नगरीकरण और औद्योगिकरण आदि से नए प्रदूषक पैदा हुए हैं, जिन्होंने मानव जीवन सहित पर्यावरण के लगभग सभी तत्वों को प्रभावित किया है। इन प्रदूषकों में तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जैव रासायनिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, दृष्टि प्रदूषण आदि प्रमुख हैं। वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, वन किसी प्रदेश के फेफड़ों का काम करता है और कार्बन को बड़ी मात्रा में सोखते हैं। अतः वनोन्मूलन से भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण से पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूतल के 14% भाग पर उगते थे। अब ये वन केवल 6% भाग पर ही पाए जाते हैं। 2050 तक ये न्यूनतम सीमा तक पहुंच जाएंगे। विश्व में 80% वनोन्मूलन कृषि विकास के कारण हुआ है। इमारती लकड़ी तथा ईंधन की लकड़ी से क्रमशः 14% तथा 4% वनोन्मूलन हुआ है। भूमि उपयोग के किए गए इस परिवर्तन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वनोन्मूलन से कार्बन चक्र, जलीय चक्र जैसे कई जैव रासायनिक चक्रों में विकार आ गया है। वनोन्मूलन में से मृदा अपरदन होता है और भूस्खलन जैसी घटनाएं घटती हैं। जीवों के आश्रय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे बहुत से जीव कम हो जाते हैं और के लुप्त हो जाते हैं। बान जर्मनी में आयोजित कन्वेंशनल इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार वनोन्मूलन से सन 2050 तक विश्व की
जीडीपी में 7% की कमी हो जाएगी। अति चराई, अतिशोषण, अतिक्रमण, अपोषणीय प्रक्रियाओं, वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर तथा विकास के कार्यक्रमों से वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। लकड़ी तथा अन्य वन उत्पाद की बढ़ती हुई मांग वनों की पुनरुत्पादन की गति से कहीं अधिक है। वन क्षेत्र को आय क्षेत्रों में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वनों की गुणवत्ता का भी ह्रास हो रहा है। पशुओं द्वारा चराई से वनों का ह्रास उनकी पुनरुत्पादन गति से कहीं अधिक है। मैंग्रोव में भी कमी आ रही है। जलवायु परिवर्तन, पूरे विश्व में हर वर्ष मौसम परिवर्तित हो रहा है। जलवायु विविधता हर वर्ष मौसम से संबंधित आपदाओं का आंकलन करते हैं। जलवायु परिवर्तन एक उभरती हुई आपदा है जिससे पूरी मानव जाति एवं पारिस्थितिकी को खतरा पैदा हो गया। जलवायु संबंधी आपदाएं अल्प अवधि की हो सकती हैं, जैसे चक्रवात, बाढ़ तथा सूखा, और लंबी अवधि की हो सकती हैं, जैसे समुद्र तल का ऊंचा उठना। द इंटर गवर्नमेंटल प्लेन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की 5th असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। 1850 से लेकर अब तक के सभी दशक पहले वाले दशक से अधिक गर्म रहे हैं। 1971 तथा 2010 के बीच समुद्री जल को गर्म करने में सौर ऊर्जा का 90% संचय हुआ है। पिछले 2 दशकों में ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिक हिम चादरों का आकार घटा है। पिछली शताब्दी में समुद्री तल काफ़ी ऊंचा हुआ है। 2000 से 2010 तक मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे अधिक था। जनसंख्या में वृद्धि तथा औद्योगिकरण से जैव ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। वर्षण में परिवर्तनशीलता अथवा बर्फ के पिघलने से जलीय चक्र प्रभावित होता है, जिससे जल की मात्रा एवं गुणवत्ता का प्रभाव पड़ता है। जलीय जीवों ने अपने आश्रय बदल लिए हैं और कृषि उत्पादन में कमी आई है। 1950 के बाद मौसम, जलवायु संबंधी विषय घटनाओं में वृद्धि हुई है। इनमें अति ग्रीष्म अवधि, हीट वेव, सूखा, बाढ़, चक्रवात, वनाग्नि जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। हिमालयों के पिघलने से समुद्र तल ऊंचा हो रहा है। छोटे द्वीपीय देशों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सबसे पहले मालदीव तथा किरिबाती के समुद्र में डूब जाने का खतरा है। वेनिस, एम्स्टर्डम, मियामी आदि नगरों को भी इसी प्रकार का खतरा है। समुद्र तल के ऊंचा होने से भारत को भी काफ़ी क्षति पहुंच सकती है। कन्याकुमारी तथा काकीनाडा से कच्छ तक समुद्री लहरों ने बहुत से तटीय भाग का अपर्दन कर दिया है। कई भाग समुद्र में डूब गए हैं। समुद्र तल के 1 मीटर ऊपर उड़ जाने से चेन्नई, मुंबई तथा कोलकाता जैसे नगरों के बहुत से भागों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समुद्री जल में डूब जाएगा। बांग्लादेश के भी बड़े भाग के डूब जाने की आशंका है। इससे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में प्रवेश करेंगे और हमारे संसाधनों पर अतिरिक्त भार डालेंगे। बांग्लादेश में भारत के प्रवेश करने वाले शरणार्थियों की समस्या पहले ही गंभीर रूप से धारण कर चुकी है। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन से जन स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं। वेक्टर रोगों का फैलना, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि से स्वास्थ्य को हानि, अधिक ग्रीष्म अवधि, हीट वेव से लोगों की मृत्यु, फेफड़ों की बीमारियां, दूषित जल के सेवन से विभिन्न प्रकार के रोग, USA में शेल तेल जैसे ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज से जनसाधारण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जल एवं सैनिटेशन की स्थिति, वाटर एंड सैनिटेशन स्टेटस। शुद्ध पेयजल तथा सैनिटेशन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जनसाधारण को पेयजल तथा सैनिटेशन उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। बहुत से देशों में इस संबंध में काफ़ी कार्य करने का प्रयास किया गया, परंतु अभी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भारत में धरातलीय तथा भौम जल काफ़ी हद तक प्रदूषित हो चुके हैं। यहाँ प्रदूषित जल पीने के लिए उपयोगी नहीं है और इसके सेवन से अनेक रोग फैलते हैं। भारत में केवल 70% नगरीय तथा 30% ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। सैनिटेशन की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी जल का प्रदूषण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 70% ग्रामीण तथा 19% नगरीय क्षेत्रों में घरों में शौचालय नहीं है। जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। जल एक चक्रीय संसाधन है, परंतु विश्व में इसका वितरण एक समान नहीं है। देश के भीतर तथा पड़ोसी देशों के बीच जल संबंधी हिंसा काफ़ी समय से चली आ रही है। अफ्रीका के विभिन्न देशों में जल संबंधी भू क्षेत्र के स्वामित्व की समस्या खड़ी कर देती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। मध्य पूर्वी देशों में आमतौर पर यह कहा जाता है कि भविष्य में युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि जल के लिए लड़े जाएंगे। विश्व की 11% 11% जनसंख्या के लिए पेयजल प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। भारत में महाराष्ट्र सहित राजस्थान से तमिलनाडु तक बहुत से राज्यों में पर्याप्त जल नहीं मिलता। मनुष्य एवं पशुओं को जल उपलब्ध कराने के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है, जिसके लिए हमारी परंपरागत विधियाँ काफ़ी कारगर हैं। इनसे सीढ़ीदार कुएं, स्टेपल्स तथा भूमिगत तालाब महत्वपूर्ण हैं। मध्य पूर्व के देशों में समुद्री जल का विलवणीकरण, डीसैलिनेशन महत्वपूर्ण उपाय है, परंतु इन पर बाढ़ अथवा चक्रवात जैसी आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में पेयजल दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त करना पड़ता है। भारत में कमजोर मानसून तथा सूखे की स्थिति एक सामान्य बात हो गई है तथा भविष्य में इनकी प्रवृत्ति एवं विकरालता में वृद्धि होने का भय है। जैव विविधता का ह्रास तथा इसका संरक्षण, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।
प्राकृतिक जैव विविधता तथा पौधों एवं जीवों के प्राकृतिक निवास को इनके असंख्य रूपों में सुरक्षित रखना, बचाना तथा परिरक्षण करना ही इसका संरक्षण है। यह प्राकृतिक संसाधनों के नैतिक उपयोग तथा आवंटन का पक्षधर है। पृथ्वी को निवास के योग्य बनाए रखने के लिए ऊर्जा, प्राकृतिक निवास, महासागर, मृदा, भूमि, जल, आर्द्र भूमियों तथा वन्य जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। भविष्य में पृथ्वी पर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। 21वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में जैव विविधता के ह्रास को कम करने के लिए संघर्ष करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत जैव विविधता की दृष्टि से बहुत धनी देश है, परंतु विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण विकास एवं आधुनिकीकरण के बहुत सी जैव विविधता के विनाश होने का भय है। किसी को कुछ प्रजाति की हानि अथवा वन प्रदेश के विनाश के बाद में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। पहली नज़र की प्राकृतिक संपदा का विनाश कोई गंभीर समस्या नहीं जिसका लेखा जोखा किया जाए, परंतु पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थशास्त्र के परंपरागत सिद्धांत पर्यावरण पर लागू नहीं होते। उनका विचार है कि पारिस्थितिक तंत्र को अर्थशास्त्र का एक उपविभाग माना जाए और इसे प्राकृतिक पूंजी के रूप में मान्यता दी जाए। इस दृष्टि से पर्यावरण एक सेवा भी है और पूंजी भी है। विशेषज्ञों एवं आलोचकों ने विश्व के पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया है, तभी किसी प्रदेश के जैव विविधता, हॉटस्पॉट तथा अन्य पारिस्थितिक तंत्र का असली मूल्य समझ में आएगा। 1997 में पर्यावरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इनका मूल्य 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विश्व की कुल GOP का दुगना है। आनुवंशिक संदूषण, जेनेटिक कंटेमिनेशन, प्राकृतिक जीवों में अनियंत्रित आनुवंशिक प्रभाव से आनुवंशिक संदूषण होता है। यह बाह्य आक्रमणकारी जीवों के अंतर्वाह अथवा आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा जानबूझकर किए गए पौधों एवं जीवों के अंतर्वाह से होता है। इससे जीन पूल तनुकृत डाइल्यूट हो जाता है और आनुवंशिक प्रदूषण होता है। आनुवंशिक विधि से संशोधित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जीवों के संकर इंटरब्रीडिंग से पैदा की जाती हैं। इनके संबंध में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इन्हें प्राकृतिक के विपरीत एवं जैव विविधता के लिए हानिकारक माना जाता है। इससे लोगों के भोजन संबंधी प्राथमिकताओं एवं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। एक शाकाहारी व्यक्ति बैंगन में मछली के अनुवंश को पसंद नहीं करता। जनसाधारण की मांग है कि हर प्रकार के GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन पर लेबल लगाया जाए ताकि उपभोक्ता के पास विकल्प की सुविधा हो। वैज्ञानिकों में भी GM भोजन के संबंध की पूर्ण सहमति नहीं है। उदाहरणतया सुनहरी चावल, गोल्डन राइस फिलीपींस में पैदा किया जाता है। इसमें विटामिन A होता है, परंतु पर्यावरणविदों के अनुसार इसके सेवन से आंखों की ज्योति नष्ट हो सकती है। इसे डैफोडिल पौधे तथा मृदा जीवाणु के जैविक मिश्रण से तैयार किया जाता है। संसाधनों का ह्रास, रिसोर्स डिप्लीशन, प्राकृतिक संसाधनों के अति शोषण से इनके बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। भौम जल के अधिक प्रयोग, पशुओं द्वारा अति चराई, मत्स्य संसाधनों का अति शोषण, अति खनन क्रिया आदि से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र खंडित हो जाने का भय है। विकास की होड़ में मनुष्य ने भूमि व जल जैसे बहुमूल्य संसाधनों का अति शोषण किया है। इसने नैतिक खपत तथा भोजन एवं अन्य संसाधनों की बर्बादी को निरुत्साहित करने की विचारधारा को जन्म दिया है। संपोषणता, सस्टेनेबिलिटी, वैज्ञानिक आंकड़ों से विदित होता है कि मानव जाति पृथ्वी पर इसकी वहन क्षमता से अधिक भार डाल रही है। पारिस्थितिक संसाधनों की काफ़ी कमी है जिन्हें अपोषणीय ढंग से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान पीढ़ी के संसाधन अपने समय से पहले ही शोषित किए जा चुके हैं और हम अपने भविष्य की पीढ़ियों के हिस्से के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। संपोषणता समाज के पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन पोषण विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। यह पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण का अवनयन हुआ है और यह वर्तमान समय की बहुत बड़ी चुनौती है। और असली उन्नति तब होती है जब पर्यावरण की न्यूनतम क्षति के साथ आर्थिक विकास हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति को अपनाना होगा और प्राकृतिक संसाधनों की क्षतिपूर्ति उनके शोषण से अधिक करनी होगी। इससे पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सिलिकॉन युग में ठोस अपशिष्ट। आज का युग उपभोग का युग है। प्रौद्योगिक विकास के इस युग में हम प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक समाज के प्रयोग करो और फेंको, यूज एंड थ्रो की आदत से बहुत सा वह अवशिष्ट पदार्थ पैदा होता है जिसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। पुराने ज़माने में विलास की समझी जाने वाली वस्तुएं आज आवश्यकता की वस्तुएं बन गई हैं और यह कभी ना समाप्त होने वाला चक्र है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि एक व्यक्ति जितना अधिक धनी होगा उतना ही अधिक अपशिष्ट पदार्थ पैदा करेगा। छोटे नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति अधिक अपशिष्ट पदार्थ पैदा किया जाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन एक गंभीर समस्या है और हम
यदि हम अपनी जीवन पद्धति में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए तो यह भविष्य में और भी जटिल समस्या बन जाएगी। नगरीय अपशिष्ट पदार्थ कई वस्तुओं का मिश्रण है, जिनमें कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, धातु, शीशा तथा जैव पदार्थ महत्वपूर्ण हैं। ये पदार्थ घरों, व्यापारिक संगठनों, बाजारों आदि द्वारा पैदा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक, बायोमेडिकल, रेडियोधर्मी, इलेक्ट्रॉनिक, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आदि अपशिष्ट पदार्थ भी पैदा किए जाते हैं। इनका प्रबंधन इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अंतरिक्ष युग एवं सिलिकॉन युग के बाद किस युग में प्रवेश करते हैं। पर्यावरण तथा खनन, एनवायरनमेंट एंड माइनिंग। पर्यावरण तथा खनन उद्योग के बीच चिरकाल से ही खींचातानी चली आ रही है और भविष्य में यह संघर्ष और भी अधिक तेज हो जाएगा। खनन से पर्यावरण का अत्यधिक प्रदूषण होता है। खानों के निकट वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये क्षेत्र मानव निवास के योग्य नहीं रहता। खनन से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो जाते हैं और जिनके पुनर्वास पर अपार धनराशि व्यय होती है। खनन के प्रत्येक चरण में वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ये पदार्थ वायु में प्रवेश करके उसका प्रदूषण करते हैं। वायु प्रदूषण की प्रक्रिया खनिजों की खोज, विकास, निर्माण तथा परिचालन के समय अधिक होती है। खनन से बहुत सी रेत मिट्टी आदि पैदा होती है, जिन्हें वायु उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है और वहाँ भी प्रदूषण हो जाता है। खनन का जल की गुणवत्ता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सतही एवं बहुम जल का इतना प्रदूषण हो जाता है कि यह मानव द्वारा प्रदूषण के लिए प्रयोग के लिए उपयोगी नहीं होता। खनन से पैदा होने वाली प्रदूषण जल धरातल पर शेष जल को प्रदूषित कर देता है और जलीय एवं धरातलीय वन्य जीवों को हानि पहुँचाता है। खनन से भूमि का भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। इससे मृदा एवं वनस्पति का विनाश होता है। खनन के समय खनिजों के साथ साथ खानों से बड़ी मात्रा में रेत, मिट्टी आदि निकलते हैं, जिन्हें खानों के निकट ही धरातल पर फेंक दिया जाता है। इससे विस्तृत क्षेत्र प्रदूषित होता है और मानव उपयोग के लिए लंबी अवधि तक अयोग्य हो जाता है। खनन के दौरान ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता है। खनन प्रक्रिया में विस्फोट पदार्थों से चट्टानों को तोड़ा जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों से खनन के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है और मानव तथा पशु पक्षी प्रभावित होते हैं। ऊर्जा एवं पर्यावरण, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में मानव की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती हैं। विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत खनिज तेल है। इसके पश्चात कोयला और प्राकृतिक गैस के स्थान है। खनिज तेल एवं कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और विश्व में इन्हीं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के इन जैव स्रोतों से पर्यावरण का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। भारत में कोयले का विशाल भंडार है और वर्तमान खपत की दर से यह 200 वर्षों तक चल सकता है। परंतु जैव ऊर्जा के उपयोग से भूमंडलीय ऊष्मीकरण को बढ़ावा मिलता है, अतः विश्व के लिए पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण इको फ्रेंडली ऊर्जा के प्रयोग से उन्नति करना काफ़ी कठिन हो गया है। नाभिक ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का भी काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे रेडियोधर्मी प्रदूषण का भय है। भारत में कदानकुलम तथा जापान में फुकुशिमा के विरुद्ध लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किए हैं। सौर ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प है, परंतु ऊर्जा के स्रोत का पर्याप्त विकास अभी तक नहीं हो पाया है। सौर ऊर्जा का युद्ध स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता है। जिन इलाकों में सूर्य तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, उन इलाकों में इसका प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। पवन ऊर्जा में भी स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसके प्रयोग से न पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। इस ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग की दृष्टि से तमिलनाडु, राजस्थान, केरल तथा गुजरात में भी कुछ प्रगति हुई है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ज्वारीय ऊर्जा के संबंध में भारत में कोई नीति नहीं है, यद्यपि गुजरात ने ज्वारीय ऊर्जा के विकास में कुछ कदम उठाए हैं। आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का अधिकाधिक विकास किया जाए और इन्हें जनसाधारण को उचित दाम पर उपलब्ध करा जाए। धन्यवाद।